गरीब की जादुई सोने की पतंग की खेती। 15 वर्षीय पिंटू अपनी बीमार मां सोनल के संग रतनपुर गांव में रहा करता था। वो बेहद छोटा था जब उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था, जिसके चलते बतौर बचपन में ही उसके नन्हे कंधों पर घर बार की जिम्मेदारी पड़ गई। बचपन से ही उसका पतंग के प्रति पक्का रुझान था। उसने पतंग को अपना व्यापार बना लिया। वो पतंग बनाकर बाजार में बेचा करता था। माँ, मैं पतंग बेचने जा रहा हूँ, पिंटू के पीछे बिछौने पर पड़ी उसकी बीमार माँ रोते हुए कहती है। देख रहे हो ना, तुम्हारी गैर हाजिरी में हमारा बेटा यतीम का जीवन काट रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में पतंग बेचकर दाना पानी चला रहा है। पिंटू के पिता अपने पीछे कुछ जमीन छोड़ गए थे जो एकदम बंजर और बेजान पड़ी हुई थी। पतंग ले लो, नीली हरी पतंग, पीली पतंग ले लो। सुबह से दोपहर हो गई थी मगर आज पिंटू की एक भी पतंग नहीं बिकी, जिसे देख वो निराश मन से कहता है, जाने आज किसका मुंह देखकर चला था कि एक भी पतंग की बोनी नहीं हुई। अगर सांझ तक पतंग नहीं बिकी तो आज का दाना पानी चलना दूभर हो जाएगा। मुझे दूसरे गांव को प्रस्थान करना पड़ेगा, शायद वहां मेरी पतंग बिक जाए। पिंटू अपनी पतंग के संग दूसरे गांव का रुख करता है कि एकाएक आसमान में घनघोर बादल घिर जाते हैं। लगता है भारी बरसात पड़ने वाली है। मुझे कोई ओट खोजना होगा जहां मेरी पतंग भीगने से बच सके। पिंटू पतंग बचाने के ताक में एक शहर पनाह की खोज करता है। तभी उसकी निगाह एक बुढ़िया पर जाती है जो बेहद घायल अवस्था में सड़क पर मदद की गुहार लगा रही होती है। मदद करो, अरे कोई मदद करो। पिंटू अपनी पतंग को छोड़कर बुढ़िया की जान बचाता है। तभी मूसलाधार बरसात के कारण पिंटू की सारी पतंग पानी में भीगकर फट जाती हैं। बेटा, मुझे बचाने के चलते तुम्हारी पतंग पानी में सराबोर हो गई। कोई बात नहीं, वो पतंग आपकी जान से बढ़कर नहीं थी। आप इतनी चोटिल कैसे हुई? दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ। इसके चलते लोगों ने मुझ पे पथराव किया। ये तुम अपने पास रखो। ये क्या है? ये एक भभूति है। इसे ले जाकर तुम अपने पुश्तैनी बंजर जमीन पर उड़ेल देना। एक दिन के पश्चात वहाँ सोने की सैकड़ों पतंग की खेती उगाएगी। मगर ध्यान रहे, इस भभूति का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में न करना, वरना उस वर्ष तुम्हारी पतंग की खेती सूनी पड़ जाएगी। पिंटू भभूत लेकर सीधे अपने बंजर खेत पर जाता है और उस जादूगरनी के कहे अनुसार भभूत मिट्टी के चारों ओर उड़ल कर घर लौट कर आता है। मेरी पतंग के संग कमाई का जरिया भी बह चुका है। अब घर की जीविका इस सोने की पतंग की खेती पर ही निर्भर है। तड़के सवेरे उठकर जब पिंटू खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके खेत की प्रत्येक क्यारियों में सैकड़ों सुनहरी जादुई पतंग लहला रही थीं। अरे, ये तो सचमुच मेरे खेत पर जादुई सोने की पतंग उगाई। इतनी सारी सोने की पतंग से तो मैं अगले 5 साल तक घर में बैठकर खा सकता हूँ। जादुई सोने की पतंग की खेती देखकर पिंटू की आंखें चमक उठती हैं। इसके पश्चात वो उन सोने की पतंग की खेती को सावधानी पूर्वक खेत से अलग करके उन्हें बोरी में भरकर घर आता है, जहां बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ सोनल कहती है, अरे पिंटू बेटा, क्या है इस बोरे में? पिंटू झटपट से सारी सोने की पतंग को जमीन पर उड़ेल देता है, जिसे देख सोनल हैरानी जाहिर करती हुई कहती है, अरे ये क्या? इतनी सारी सोने की पतंग तुझे कहाँ मिली? माँ, ये पतंग कहीं से मिली नहीं, बल्कि हमारे खेत की उपज है। ये जादुई सोने की पतंग। कैसी बहकी बातें कर रहा है तू पिंटू? भला जादुई पतंग की भी खेती संभव है क्या? पिंटू अपनी माँ को सारा घटनाक्रम कह सुनाता है। क्या सचमुच ये जादुई पतंग की खेती और उसकी सोने की चमक मेरी आंखों के भीतर ही नहीं समा पा रही है? माँ, आप कहती थी ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शायद ऊपर वाले ने इस जादुई सोने की पतंग के जरिए हमारे पुराने दिन फेर दिए हैं। माँ, अब मैं पढ़ लिख सकूंगा
और घर का दाना पानी भी नहीं रुकेगा। पिंटू सारी जादुई सोने की पतंग को एक बड़े तबके के सुनार से सौदा कर आता है, जिससे उसे बेहद मोटी रकम हाथ लगती है। अब पिंटू की छोटी सी झोपड़ी एक बड़े पक्के मकान में ढल जाती है और पिंटू स्कूल जाने लगता है, जिसे देख सोनल रोते हुए कहती है, इस स्कूल के पोशाक में कितना जच रहा है मेरा लाल। माँ, इन सब कुछ का श्रेय केवल उस जादुई सोने की पतंग की खेती को जाता है, वरना आज मैं पढ़ने लिखने के बजाय मौसम की मार झेलकर सड़क पर अभी पतंग ही बेच रहा होता। इसी प्रकार दिन, महीने और महीना साल भर बीत जाता है और पिंटू कहता है, 1 वर्ष का चक्र आज पूरा हो चुका है। मुझे आज ही एक बार फिर खेत में वो भभूत का छिड़काव करना होगा, जिससे कि कल तक के पड़ाव में जादुई सोने की पतंग की खेती पूरी हो सके। पिंटू जादूगरनी के कहे अनुसार खेत पर पहुंचकर कई क्यारियां बनाकर कहता है, अगर मैं ज्यादा मात्रा में भभूत का छिड़काव करूं तो सोने की पतंग की खेती दुगनी हो जाएगी। मगर उस जादूगरनी ने कहा था कि ऐसा करने से भविष्य में फिर कभी सोने की पतंग की खेती नहीं हो सकेगी। पिंटू पूरे खेत की क्यारियों में जादुई भभूत डालकर घर लौट आता है। अगली भोर जब वो खेत पर आता है तो खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक सोने की पतंग की खेती खेत को चकाचौंध कर रही थी। ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो पिछले साल के बराबर ही भभूत जमीन में मिलाया था, फिर भी जादुई सोने पतंग की पैदावार पिछले साल से 2 गुना कैसे हुई। मेरी पारिवारिक दशा तो जादुई सोने की पतंग से पिछले वर्ष ही परवान पर पहुंच चुकी है। इस बार इस जादुई सोने की पतंग खेती से मैं अपने गांव जमीन की दशा को सुधारूंगा, साथ ही मैं माँ का ऑपरेशन भी कराऊंगा। पिंटू जल्दी जल्दी पतंग को खेत से अलग करने लगता है कि गांव के 2 गरीब किसान सोहन और हरिया वहां पहुंच जाते हैं। अरे दादा, ई का बला है, सोने के पतंग की खेती बाड़ी? हरिया काका, ये कोई ऐसी वैसी पतंग की खेती नहीं, बल्कि पिंटू के पतंग की खेती है। पिंटू, ये जादुई सोने की पतंग की खेती तो जीता जागता खजाना है। इन पतंग की खेती को जमीन से अलग करने के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं आपको एक एक सोने की पतंग दूंगा। अरे काहे नहीं, ई जादुई सोने के पतंग के पावे खातिर हम ई सुनहरा मौका हाथ से नहीं गवाइन। तीनों मिलकर पतंग की फसल को खेत से अलग करके गांव आते हैं, जहां पिंटू पूरे गांव वासियों को सोने की एक एक पतंग देकर कहता है, ये खरे सोने की पतंग है, इसे आप सभी पक्का मकान बनवा लीजिए और इस मिट्टी के घर से निजात पाइए। सभी जन सोने की पतंग के लिए पिंटू का शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक वर्ष पिंटू जादुई सोने की पतंग की खेती करता है और लोगों की मदद करता था। फिर एक साल जैसे उसके मन में लालच समा जाता है और फिर पिछले 5 साल से मैं उस जादूगरनी की बात मानकर अल्प मात्रा में भभूत का प्रयोग करता हूँ। क्यों ना इस बार मैं सारी भभूत खेत में मिलाकर देखूं, ताकि मेरा खेत पूरी तौर पर सुनहरे रंग की सैकड़ों पतंग की बढ़ चढ़कर पैदावार उपजाए। उस रोज पिंटू सारी भभूत खेत पर उड़ेल कर घर लौट आता है। सुबह जब वो खेत पर पहुंचता है तो मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरा खेत एक बार फिर पहले जैसा बंजर बेजान क्यों हो गया और मेरे सोने की पतंग की खेती क्यों नहीं उपजी। उस पल पिंटू जादूगरनी की चेतावनी को याद करता है और खूब पछताता है। दोस्तों, परिश्रम का फल जितना मीठा होता है, लालच का फल उतना ही खोखला होता है। पिंटू के जहन में लालच समाने के चलते वो सदा के लिए जादुई सोने की पतंग की खेती को खो देता है और एक बार फिर वो पहले की भांति पतंग बेचने पर विवश हो चुका था। चुड़ैल का मिक्स फ्रूट पतंग। 15 अगस्त का समय आने वाला होता है। गांव के सभी लोग उसकी खुशी में पतंग उड़ाने लगते हैं। बादलों में रंग बिरंगी पतंग उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। सब अलग अलग प्रकार की पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो कुछ लोग अपने घरों में पतंग बना रहे थे। वहीं एक सुमन नाम की लड़की को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन वो अपनी पतंग हमेशा अपने हाथों से ही बनाया करती थी। एक बार सुमन अपने दोस्त राजवीर से कहती है, देखना, मैं ऐसी पतंग बनाऊंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ, तुम तो टैलेंटेड ही इतनी हो कि तुम्हारी पतंग के आगे तो सबकी पतंग फेल हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है। इस बार मेरी पतंग देखना, सबसे हटके और सबसे ऊंची उड़ेगी। वो दोनों अपनी पतंग बना रहे होते हैं, जिसके बाद सुमन और राजवीर दोनों अपनी पतंग बनाकर उड़ाने के लिए ले जाते हैं। जैसे ही सुमन अपनी पतंग आसमान में उड़ाती है, उसकी पतंग आसमान में उड़ती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर राजवीर सुमन से कहता है, अरे वाह,
सुमन, तुम्हारी पतंग तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। लग रहा है जैसे पतंग नहीं कोई हवाई जहाज हो। अरे मैंने तो कहा ही था कि मेरे हाथों की पतंग सबसे सुंदर और सबसे प्यारी होती है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को सुनते ही कहाँ हो। जब तुम इतनी प्यारी और सुंदर पतंग बनाती हो तो तुम एक दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे तुमने ये बात सही कही है। मैं एक दुकान खोल लेती हूँ, फिर मैं अपनी पसंद की सभी पतंगे बनाकर उन्हें बेचूंगी। आसमान में सिर्फ मेरे हाथों की ही पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मजा आएगा। ये सोचकर सुमन पतंग बेचने का काम शुरू कर देती है। रात भर वो बैठकर अपने हाथों की पतंग बनाती है और उन्हें प्यार से सजाती भी है, जिसके बाद वो उन्हें अगले दिन गांव में बेच देती है। गांव के सभी लोगों को उसके हाथ की पतंग बहुत पसंद आती है और सभी उसी से पतंग लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सुमन अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसकी वजह से गांव के कई लोगों की दुकान ठप होने लगती है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, जब से इस सुमन की बच्ची ने पतंग बनाकर पतंग का काम शुरू किया है, हमारी दुकान की तो पतंग ही नहीं बिक पाती हैं। अरे भाई साहब, तुम सही कहते हो। हमें इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे, कंगाल। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? अरे पहली बात तो ये लड़की अनाथ है। अगर हम इसको मार देते हैं तो कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा और फिर हमारा काम भी अच्छे से चलने लगेगा। अपना धंधा चलाने के लालच में वो अब बेचारी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, जिसके बाद रात होते ही वो गांव के लोगों के सोने का इंतजार कर रहे होते हैं। रात के समय बेचारी सुमन नदी के किनारे से पानी भरकर ला रही होती है। घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, पानी भर के रख लेती हूँ, नहीं तो रात भर पतंग बनाते समय मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। वो अपने घर लौट ही रही होती है कि तभी वो आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब कहाँ बचकर जाएगी? अब तू हमसे नहीं बच पाएगी। तेरी वजह से हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया है। अरे इसने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। इसकी वजह से हमारी दुकान से पतंग कोई नहीं खरीदता। अब इसके पास ही जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों बेचारी सुमन को वहीं मार देते हैं, जिसके बाद वे उसे एक मिक्स फ्रूट बगीचे के अंदर दफना देते हैं। इस बगीचे में सभी प्रकार के फल लगे होते हैं। इस बगीचे का मालिक यहाँ पर रहता ही नहीं है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसे यहीं आप दफना देते हैं। वे उसे वहीं दफनाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन सुमन को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मुझे मार दिया? अब मैं अपने हाथों की पतंग कैसे बनाऊंगी? चुड़ैल फ्रूट के बगीचे में खड़ी हुई रोती रहती है। अगले दिन 15 अगस्त होता है और सवेरा होते ही गांव के सभी लोग आसमान में पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल आसमान में पतंगों को उड़ाते हुए देख रोने लगती है। पहले आसमान में सिर्फ मेरे ही हाथों की बनी हुई पतंग उड़ा करती थी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बहुत मन कर रहा है पतंग बनाकर उसे उड़ाने का। तभी चुड़ैल की नजर बगीचे के अंदर लगे हुए रंग बिरंगे मिक्स फ्रूट के ऊपर पड़ती है, जिनमें कुछ फल आम होते हैं तो कुछ तरबूज होते हैं और कुछ तो जामुन भी लगे होते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना मैं इन मिक्स फ्रूट से ही अपनी पतंग बना लूं। पतंग तो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी ऐसी। जब आसमान में उड़ेगी तो मेरी ही पतंग नजर आएगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल बगीचे से जामुन, तरबूज और आम तोड़ती है और उनसे अपनी खुद की एक पतंग बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो मिक्स फ्रूट से बहुत ही प्यारी पतंग बनाती है और उसे उड़ाना शुरू कर देती है। चुड़ैल बगीचे से जैसे ही अपनी पतंग आसमान में उड़ाती है तो गांव के सभी लोग मिक्स फ्रूट पतंग को देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, वो पतंग कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन वो पतंग किसकी हो सकती है? अरे किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो पतंग दिखने में बहुत खूबसूरत है। जैसे ही राजवीर उस पतंग को देखता है, उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि यह पतंग किसकी है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, ऐसी कलाकारी तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो और कोई नहीं, मेरी दोस्त सुमन है। लेकिन सुमन का कोई अता पता नहीं, आखिर वो कहाँ है? ऐसा सोचकर राजवीर पतंग को फॉलो करने लगता है, जिसके बाद वो पतंग को फॉलो करते करते मिक्स फ्रूट के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां वो एक चुड़ैल को पतंग उड़ाते हुए देखता है। अरे ये पतंग तो एक चुड़ैल उड़ा रही है, लेकिन ये चुड़ैल इस बगीचे में क्या कर रही है? तभी अचानक से चुड़ैल की नजर राजवीर के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद चुड़ैल राजवीर को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, राजवीर तुम आ गए,
मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। चुड़ैल के इस बर्ताव से राजवीर को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो बहुत ही आश्चर्य से पूछता है, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी दोस्त सुमन हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजवीर रोने लगता है और उससे कहता है, अरे तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसका बदला मैं उन लोगों से जरूर लूंगा। राजवीर उसी समय थाने पहुंच जाता है और दुकान वालों की कंप्लेन लिखवा देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उन सभी दुकान वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। उन्हें सजा मिलते ही चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन चुड़ैल जाने से पहले अपनी मिक्स फ्रूट पतंग को राजवीर को देते हुए जाती है और उससे कहती है, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये लो मेरी मिक्स फ्रूट पतंग, तुम अपने पास रख लो। सुमन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम बस मुझे याद करते हुए मिक्स फ्रूट बगीचे में पहुंच जाना, जिसके बाद मैं तुम्हें मिलने के लिए वहीं प्रकट हो जाऊंगी। और कभी भी तुम्हें मेरे हाथों की बनी हुई पतंग चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ की पतंग भी बना कर ले आऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके बाद राजवीर सुमन की बनाई हुई मिक्स फ्रूट पतंग को उड़ाने लगता है। वो पतंग सदा बहार होती है, ना तो वो कभी खराब होती है और ना कोई उस पतंग को काट पाता। उस पतंग को पाकर राजवीर बहुत खुश होता है और हमेशा सुमन को याद करता रहता है। कूड़े में सास बहू। रामपुरा गांव के प्रांगण में आज दुखद मंजर छाया हुआ था। चारों ओर गांव के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। भीड़ के बीच खड़ा लोभी लाजपत कहता है, अरे आज मैं तुम सास बहू की एक नहीं सुनने वाला। अब तुम्हारे इस घर और इसके भीतर पड़े एक एक सामान को कबाड़ में बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो लाला, हम सास बहू को थोड़ी मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा देंगी। लालची लाजपत घमंड से भौहें चढ़ाकर उन्हें झड़पते हुए कहता है, अरे 7 जन्म में भी तुम भिकारन सास बहू से मेरे पैसे नहीं चुकाए जाएं। दाने दाने के तो लाले पड़े हैं तुम्हारे। तकरीबन 6 माह पहले मालविका और सुनंदा के पति पर जैसे शनि की 7.5 भारी पड़ गई। वो दोनों सड़क दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद सास बहू के जीवन की दशा तितर बितर हो गई। आज घर से बेघर होना पड़ा। दोनों जेठ की भीषण तपन में दर दर भटकने लगते हैं। माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू दर दर की ठोकर खा रही हैं। काम की भी बात नहीं बनी, आज की रात कैसे कटेगी? कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों सास बहू के कदम कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। अब और कोस की दूरी नापना मेरे भरसक की बात नहीं, आज की रात यहीं काटते हैं। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर सो जाती हैं। तड़के सवेरे ही दोनों की आंख खुल जाती है। कूड़ेदान के कचरे में पड़े ढेर को देख मालविका कहती है, माँ जी, इस कूड़ा घर के भीतर से कितनी बू आ रही है, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सोच बहू, जो बूढ़ा इंसान इस कूड़े के ढेर के बीच खड़ा होकर बरसों से हर भोर उस कूड़े को दुर्गंध को झेल रहा है, उसका क्या? दोनों सास बहू एक टक कूड़े के बीच खड़े शख्स को निहारने लगती हैं। तभी वो एकाएक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम सुनंदा है और ये मेरी बहू मालविका है। हमारे पास ना कोई काम है ना ठिकाना। मेरे पास काम तो है, मगर क्या तुम सास बहू कर पाओगी? काका, पेट की आग बुझाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे संग जुट जाओ। तो क्या हमको इस कूड़े खत्ते के बीच काम करना होगा? इस कूड़ा करकट के बीच जितनी भी प्लास्टिक दिखे उसे बीनकर अलग कर दो। गरीबी की मार झेलकर कूड़ेदान में पहुंची सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में बिखरे कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि चुनकर उन्हें बोरी के भीतर भरकर तैयार करती हैं, जिसे सुखराम भंगार वाले को बेच आता है। ये लो। ये पैसे कैसे? ये तुम सास बहू के हक की कमाई। आजकल के अस्त व्यस्त लोग जाने नहीं कितना वो कूड़े में प्लास्टिक इत्यादि फेंकते हैं, वही हम कूड़े वालों के कमाई का स्रोत बना है। ये कूड़ेदान तो खजाने की खान है। चल बहू, इस कूड़े के ढेर में घर बनाने का जुगाड़ खोजते हैं। माँ जी, हम यहाँ रहेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है बहू। इस घड़ी ये कूड़ा घर ही अंतिम आसरा है। दोनों सास बहू कूड़ेदान की खोजबीन करती हैं, जहां उनको एक पुराना तिरपाल और कुछ लकड़ी के तख्त दिखाई देते हैं, जिससे वो कूड़ेदान से सटा एक आसरा बनाकर रहने लगती हैं। आज सर पर ये तिरपाल की छत आ गई, कल पक्की छत भी जरूर होगी।
अगली सुबह सास बहू भोर को उठकर कूड़े की छटाई करके उन्हें कंधे पर लादकर भंगार के यहाँ बेचने पहुंच जाती हैं। माँ जी वो देखिए सामने भीखू कबाड़ वाले की दुकान है। अरे ओ कबाड़ी वाले भाई, जरा जल्दी से ये तौल कर बताओ कितना है। अरे कुल मिलाकर एक बोरी में 55 किलो कबाड़ है। किलो के भाव से बोले तो एक बोरी का हुआ 555 रुपया और 2 बोरी का 1110। कबाड़ी वाले से मिले पैसे को लेकर दोनों सास बहू कूड़ेदान वापस आ जाती हैं। माँ जी यकीन होना मुश्किल है ना कि जो पैसे हम गिन रहे हैं वो इस कूड़ेदान की देन है। हाँ बहू, अब तो जल्दी से सांझ को कूड़े की गाड़ी आए और कूड़ेदान में कूड़ा भर जाए ताकि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर बैठी कूड़े से भरी गाड़ी के आने की बाट जो रही थी। जैसे ही कूड़े वाला कूड़ा घर के भीतर कूड़ा उड़ेल कर जाता है, दोनों सास बहू कूड़े के ढेर में कूद पड़ती हैं। चलिए माँ जी काम पर लगते हैं। सास बहू मिलकर जोर शोर से कूड़ा चुनने में जुट जाती हैं। तभी सुनंदा की नजर एकाएक कूड़े के ढेर में चमक रही एक टुकड़े पर जाती है। अरे बहू देख तो जरा, ये किस नागिन का नगीना चमक रहा है। माँ जी क्यों छोटे से टुकड़े में वक्त जाया कर रही हैं? देखिए आज कूड़े की गाड़ी सीधे ठेके से आई है, तभी इतने सारे पौवे की खाली बोतलें मिल रही हैं। आज हम सास बहू की हथेली जबरदस्त गर्म होने वाली है। सुनंदा झट से कूड़े के बीच चमक रहे उस टुकड़े को निकाल कर उसे देखकर चीखती है। अरे माँ जी कूड़े में कीड़ा देख लिया क्या जो ऐसे गरज रही हैं? मिल गया, मुझको हीरा मिल गया, किस्मत चमकने दे। अरे बहू देख, मुझे कचरे में हीरा मिला है। दोनों सास बहू हीरे को देखकर फूले नहीं समाते। माँ जी दाद देनी पड़ेगी आपकी चील निगाहों की। इतने बड़े कूड़े की खान से हीरे की खोज कर ली। हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है बहू। सास बहू कूड़े में मिले हीरे को बेचकर उनसे मिले पैसे से एक छोटा पक्का मकान का ढांचा तैयार करवा कर वहाँ रहने लगती हैं और हर सवेरे उठकर कूड़ेदान में पड़े बिकने के योग्य चीजों को छांट कर उन्हें भंगार की दुकान पर बेचती हैं। ऐसे ही 6 महीने बीतने को हो जाते हैं। फिर एक रोज माँ जी कुल मिलाकर हम सास बहू ने कूड़े के ढेर से इतना पैसा कमाया है, क्यों ना अब हम सास बहू खुद का एक कबाड़ की दुकान खोल दें। हाँ बहू ये एकदम सही है। दोनों मिलकर अंत में कूड़े बीन कर बटोरे पैसे से सास बहू कचरा निपटारा नाम से एक भंगार की दुकान खोल लेती हैं, जहां आने वाला पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सुखराम होता है। अरे काका आप, जयराम जी की। अरे खुश रहो बिटिया, जरा इस कबाड़ को तोल लो। चिंता न करो भाई जी, मालविका बहू को एकदम सटीक मापदंड का अनुभव है। ये लो काका, कुल मिलाकर 1 टन कबाड़ था जिसके बनते हैं 1000 रुपए। शुक्रिया भाई साहब, अगर उस रोज आप हम सास बहू को रास्ता ना दिखाते तो आज हम इस दुकान के भीतर नहीं बल्कि उस कूड़े के ढेर में पड़े होते। सारी बात नजरिए की है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक दिन के साथ सास बहू के कबाड़ की दुकान पर अनेकों लोग आकर सास बहू से अपना कबाड़ बेचा करते थे। बहू हमारे इस कबाड़ की दुकान में भंगार की इतनी भरमार लग गई है कि लात धरने की भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। माँ जी आज ही हम इस कबाड़ को बड़े व्यापारी से बेच देंगे। वो सास बहू कबाड़ से भरी बोरियों को भंगार खरीदने वाले बड़े से व्यापारी के यहाँ बेच देती हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि कहीं ये कबाड़ का दुकान हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा साबित ना हो, मगर हमें दुगना मुनाफा हासिल हुआ। माँ जी व्यापार चाहे कोई भी हो, जब तक व्यापारी के भीतर काम को लेकर लगन शामिल नहीं होता व्यापारी सफल नहीं होता। हम दोनों सास बहू को हमारे कबाड़ के इस कारोबार से बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत हम सास बहू ने महीनों उस कूड़े खत्ते के बीच काम करके काटा था। तो सही कह रही है, उस कूड़े के बीच रखकर और वहीं से उठकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वैसे बहू, क्या तूने सोचा था कि हम सास बहू कूड़ेदान से अपने मकान का सफर तय करेंगे? माँ जी सोचा तो नहीं, मगर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ लाकर पटक दे। मगर आज उस कूड़ेदान से ही हमने ये पहचान हासिल की है। अंत में हर एक दिन के साथ सास बहू को कबाड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे में ताबड़तोड़ कमाई की बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने बड़े घर बार, खान पान, पहनावा इत्यादि का सपना साकार कर लेती हैं और अंत तक वो अपने कूड़े के बीच के कठिन जीवन यापन को एक पाठ के तौर पर याद रखती हैं। भूतिया फौजियों की ट्रेन। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थीं, तो कभी बम फेंके जा रहे थे,
वहीं 3 जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिलें या ना मिलें। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंक कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को न बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया। हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य, तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था। सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए होए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए होए। देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए। अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते। अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत। माँ, इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी, आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। आप जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। हे शमशेरा, हे आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है। तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा,
लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं। मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्र लेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं। मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे, पहले जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी। तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य, मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य? वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं, जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जादुई आम का हेलीकॉप्टर। सुबह सुबह रवि अपने घर में चिल्लाने लगता है, माँ, अरे ओ माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? इस घर में मेरा जीना ही हराम हो गया है। मैं कल ही शहर जाऊंगा। अब इस घर में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तो तेरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता। गौरी से जाकर पूछ ले, उसी ने लिया होगा। माँ, तुमने गौरी को सिर पर चढ़ा रखा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की? आखिर वो तेरी बहन है, कभी तो उसका ख्याल रखा कर। बहन है तो क्या मेरा सब कुछ रख लेगी? तेरे पिताजी बागीचे से आम तोड़ने गए हैं, वो भी अब बूढ़े हो गए हैं। जाकर उनका हाथ बटाया कर। आम की बोरिया वो अकेले ही उठाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। माँ की बात सुनकर रवि तुरंत जंगल वाले बागीचे में चला जाता है। वहाँ उसके पिताजी आम तोड़कर बोरियों में भर रहे थे। पिताजी,
आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आज से मैं रोज आम की बोरियां उठाकर बाजार तक ले जाया करूँगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा पाता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बागीचे से आम तोड़ने लगते हैं। ये देखिए पिताजी, इस पेड़ के आम कितने बड़े बड़े हैं। हाँ बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। इसके आम सबसे बड़े और मीठे होते हैं, बाजार में सबसे महंगे बिकते हैं। उस पेड़ की कहानी सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं कल शहर जाकर एक नई दवा लाऊंगा जिससे इस पेड़ के आम और बड़े हो जाएंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन रवि शहर जाकर एक केमिकल वाली दवा लाता है और बागीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रवि जैसे ही उस दवा को डालने वाला होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, ये केमिकल वाली दवा मत डालो, मेरे सारे फल प्रदूषित हो जाएंगे। पेड़ की आवाज सुनकर रवि घबरा जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं हूँ बेटा, जादुई आम का पेड़, डरो मत। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। पेड़ की एक नाक, 2 आँखें और बोलने वाला मुंह भी था और वो पेड़ बातें भी कर रहा था। तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरी सदियों से सेवा की है। तुम ये केमिकल वाली दवा डालकर मुझे प्रदूषित मत करो। लेकिन इस दवा से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आम और बड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, इस केमिकल को मत डालो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। इस जादुई आम से तुम कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद वो जादुई आम का पेड़ रवि को एक जादुई आम देता है। जादुई आम लेकर रवि तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे इस जादुई आम को टेस्ट करना चाहिए, क्या पता ये जादुई आम है भी या नहीं। जादुई आम कर दे मेरा छोटा सा काम। दे दो मुझको एक तकिया ताकि कर सकूं मैं आराम। रवि के इतना कहते ही एक तकिया वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये देखकर रवि खुशी से उछलने लगता है। क्या हुआ रे, क्यों शोर मचा रहा है? कुछ नहीं माँ। रवि जादुई आम लेकर अगले ही दिन शहर चला जाता है। शहर पहुंचते ही वहां जोरदार बारिश होने लगती है। लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के कारण सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। शहर की सारी दुकानें और बाजार बंद हो जाते हैं। रवि के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जादुई आम की मदद से बहुत सारा खाना मंगा लेता है। एक दिन टीवी पर न्यूज आ रही थी, सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराएं। ये सब देखकर रवि के मन में एक विचार आता है, मुझे अपने जादुई आम की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। रवि बिल्डिंग की छत पर जाता है और जादुई आम से एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। जादुई आम के हेलीकॉप्टर में बैठकर रवि पूरे शहर का चक्कर लगाता है और अच्छी तरह से देखता है कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। तभी रवि की नजर सामने वाले नाले पर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की पानी में डूब रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रवि तुरंत अपने आम के हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो डूब ही जाती। अरे कोई बात नहीं, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और जादुई आम का हेलीकॉप्टर देखकर आर्मी वाले समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है। तुरंत गोली मारकर इस आतंकवादी को मार दो। नहीं सर, मुझे लगता है ये कोई आतंकवादी नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की की जान बचाई है। लेकिन इसके पास इतना खूबसूरत हेलीकॉप्टर आया कहाँ से? और ये हेलीकॉप्टर तो आम का बना हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आर्मी वाले अपने हेलीकॉप्टर से रवि के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं। आर्मी वालों को अपने पीछे आता देखकर रवि एक बिल्डिंग के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है। आर्मी वाले भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर लेते हैं। रवि उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारे पास ये आम का बना हुआ हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? सर, ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर है। इसकी मदद से हम शहर में हर किसी की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं कल ही अपने सीनियर से बात करूंगा और तुम्हें आर्मी में नौकरी दिलवा दूंगा।
इससे तुम देश की सेवा कर पाओगे। इतना कहकर आर्मी वाले वहाँ से चले जाते हैं। रवि का एक दोस्त ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई आम का हेलीकॉप्टर रवि, आज से ये जादुई आम मेरा होगा। फिर मैं जादुई आम का हेलीकॉप्टर बनाकर खूब मजे करूँगा। रात होते ही रवि का दोस्त छुपकर रवि के कमरे में पहुंच जाता है। उस समय रवि सो रहा था। रवि का दोस्त जादुई आम को चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही रवि का दोस्त अपने घर की लाइट चालू करता है तो वो देखता है कि उसके सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आई हैं और उसका पूरा चेहरा काला हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है ये सब उस जादुई आम की वजह से हुआ है। मुझे तुरंत इसे वापस करना होगा। रवि का दोस्त दौड़कर वापस रवि के पास जाता है, लेकिन तब तक रवि जाग चुका था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये क्या हो गया है? रवि का दोस्त रवि को सारी बात बताता है। लाओ, वो जादुई आम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर देता हूँ। और आगे से कभी भी ऐसा मत करना, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रवि जादुई आम की मदद से उसको ठीक कर देता है। अगले दिन आर्मी ऑफिसर रवि के पास आ जाता है। रवि, मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है। अगर तुम चाहो तो आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा ये जादुई आम का हेलीकॉप्टर हमारी बहुत मदद करेगा और हम लोग मिलकर देश के दुश्मनों को धूल चटाएंगे। ये सुनकर रवि बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने घर वालों को बताता है और अगले ही दिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और अपने जादुई आम के हेलीकॉप्टर से देश की सेवा करने लगता है।